आज के इस वीडियो में मिस्टर लोकेंद्र तोमर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात की है जो हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। इन्होंने इस स्टेट्स पर भी बात की है कि जिसको डायबिटीज होती है उसे ब्लड प्रेशर हाई होने की टेंडेंसी नॉर्मल इंसान से 2-3 गुना ज्यादा हो जाती है, और जिसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसको डायबिटीज होने की भी चांसेस काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। और इस वीडियो में हम वो 3 मेन रीजन के बारे में जानेंगे जिसके कारण डायबिटीज में हार्ट डिजीज होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। जब भी हम हार्ट डिसीज की बात करेंगे तो लोगों के मन में क्या समझ है, मतलब कॉमन बिलीफ क्या है कि हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ये अंदर वो कुछ डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। मतलब ये हार्ट डिसीज मतलब नॉर्मल जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो हार्ट अटैक से रिलेटेड है कि ब्लड में हार्ट का सर्कुलेशन रिड्यूस हो गया, ब्लॉकेज हो गई, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मतलब दिस इज नॉट कि बस हार्ट डिसीज मतलब यही प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर हम हार्ट डिसीज को देखें तो देखिए इतनी टाइप की हार्ट डिसीज होती हैं। मतलब अगर हाई ब्लड प्रेशर भी हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम है तो लो ब्लड प्रेशर भी हार्ट डिसीज का टाइप है। हार्ट का जो शेप और साइज है वो भी चेंज हो जाता है। हार्ट की जो थिकनेस है वॉल की वो भी मोटी पतली हो सकती है, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो हार्ट की जो स्पीड है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब सिर्फ ब्लॉकेज को हार्ट डिसीज से कनेक्ट करना वो सफिशिएंट नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हार्ट डिसीज के दायरे में आती हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अंदर है हार्ट में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये जब हम समझेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और एक बार हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई तो फिर सॉल्यूशन समझने में टाइम नहीं लगता। तो हार्ट डिसीज को समझने के लिए थोड़ा सा आप ये सीन देखिए। पुरानी जो सभ्यताएं थी वो सब नदी के किनारे बनी हुई थी। सारी पुरानी सभ्यताएं आप जितनी भी देखेंगे वो सब नदी के किनारे थी। और ऐसा क्यों था, नदी के किनारे क्यों थे? क्योंकि नदी में एक तो पानी मिलता था, और पानी बड़ा इंपॉर्टेंट था लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि पानी से खेती भी कर लेते थे। और जितने भी बड़े शहर बनने शुरू हुए सब नदी के किनारे बनने शुरू हुए। वो क्यों? क्योंकि नदी हमारे लिए एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम था। जितना भी पहले सड़कें नहीं होती थी, पहले नदियों के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता। तो हमने शिप लिया, नदियों के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करते थे। शिप को समुंदर में डाला और समुंदर से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते थे। तो पहले जो ये पानी था ये मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। इसीलिए पुरानी सभ्यताएं नदी के किनारे समुंदर के आसपास बनती थी, क्योंकि वहाँ पानी जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में होता था। नदी का पानी खेती के लिए भी अच्छा होता था, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते थे। तो पानी, ट्रांसपोर्टेशन, ये दो चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, पानी और ट्रांसपोर्टेशन। अब ऐसे ही अब ब्लड अपनी बॉडी में आते हैं, इसका जो रिलेशन है अब अपनी बॉडी में देखिए। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो जो ब्लड है ये ब्लड वो पानी का सिस्टम है। जो सभ्यताओं में नदियों में पानी है वो हमारे जो बॉडी में ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। तो आप देखिए कि हमारे बॉडी में ये आर्टरीज और वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती हैं, और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है जिसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी खींच लेती है उसको वापस हार्ट के पास में लेके जाती हैं। और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आके मिलते हैं ये इनको कैपिलरीज कहते हैं। ये ऐसे आप देख रहे हैं ना, ये बना हुआ है, इनको कैपिलरीज कहते हैं। और ये ऑर्गन्स में भी जाते हैं। तो जो ये ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इतना एक एक स्टेप समझेंगे तो सब आसानी से समझ में आएगा जब आगे चलेंगे। तो हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी चाहिए, तो पानी क्या है? हमारी बॉडी में ब्लड है, और ब्लड जब फ्लो करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। अब ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर क्या होता है उसको देखते हैं। भाई ब्लड में क्या है? तो अगर ब्लड को देखेंगे तो ब्लड में 55 to 60% प्लाज्मा है, और 40 से 45% इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये है। और अगर हम प्लाज्मा को देखें तो 91% ये पानी है, और 9% उसमें सॉलिड मटेरियल है। और इस 9% सॉलिड मटेरियल को भी देखेंगे तो ये देखिए 8% इसमें प्रोटीन है। ये वाली नीचे वाला देखिएगा 8%, अदर 1% और वाटर 91%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 1%, इस पे फोकस कीजिए 1%। क्यों?
अब हम डायबिटीज की क्या प्रॉब्लम है कि ब्लड में शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है, और बाई नेचर अगर हम देखें तो हमारे ब्लड में सिर्फ 1% कंपोनेंट, जिसमें शुगर भी आ गया आपका, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयंस भी आ गए, और छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट आ गए। वो सारे कंपोनेंट मिलके ब्लड का मात्र 1% हिस्सा बनाते हैं। ध्यान दीजिए इस पे। अब डायबिटीज में अगर ये 1% हिस्सा बढ़ने लगा ब्लड में, शुगर बढ़ गई ना, शुगर का लेवल क्या है भाई, एवरेज आप 100 ले लीजिए, 80 फास्टिंग 120 पीपी लेते हैं, तो हम 100 ले लें, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर मतलब पर 100 ml, तो 100 ml में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज वो हो सकता है। मतलब 1 लीटर पानी में अराउंड 5 ग्राम ग्लूकोज हो सकता है। 5 लीटर जो हमारी बॉडी में है उसमें अराउंड 5 ग्राम ग्लूकोज हो सकता है, 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज। तो अगर ये ब्लड में शुगर बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी हम देखेंगे, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको अब हम देखते हैं। ये आपने सुना होगा एक डेड सी है, डेड सी सॉल्ट, डेड सी बड़ा फेमस है, और ये जॉर्डन में वहाँ पे एक डेड सी है, और वहाँ की खास बात ये है कि वहाँ के पानी पे आप लेट सकते हो, आप डूबेंगे नहीं। और दूसरी खास बात क्या है कि उसमें कोई जानवर नहीं होते, मछली, मगरमच्छ, मच्छर कुछ पैदा नहीं होते उस पानी में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस पानी में 34% सॉल्ट है, नमक है इसमें 34%। तो लोग यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाते हैं कि आप डेड सी वाटर में जाके लेट जाइए तो आपकी स्किन जो है अच्छी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लोग जॉर्डन जाते हैं डेड सी में। तो ये देखिए यहाँ पे 34% सॉल्ट है, तो आदमी फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब अगर पानी में जो मिला हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। जैसे आप नॉर्मल पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे, डेड सी में जाएंगे तो नहीं डूबेंगे। डिफरेंस क्या है? केमिस्ट्री क्या कहती है कि नॉर्मल पानी में नमक ज़्यादा कुछ है नहीं आपका, हार्डली 1-8% होगा, और वहाँ पे 34% नमक है। तो इतना ज़्यादा नमक है तो आपकी बॉडी फ्लोट करती रहती है। अब इसी को आप ये देखिए कि अगर अब हमें समुंदर में जहाज को चलाना है तो अगर गाढ़ा पानी होगा तो धीरे चलेगा, और पतला पानी होगा तो तेजी से चलेगा। तो अगर पानी पतला है तो ट्रांसपोर्टेशन इजी है, पानी गाढ़ा है तो ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट है। और अभी हम क्या देख रहे थे कि हमारे ब्लड में जो ये ब्लड है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है वो गड़बड़ होने लगेगा। तो अभी तक क्या हमारी समझ में आया कि जो हमारे ब्लड है, बॉडी में जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, उसमें प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह। प्लाज्मा में 91% पानी है, 8% प्रोटीन है, और मात्र 1% में शुगर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, 1000 चीजें उस 1% में है। और अगर ये 1% में शुगर का लेवल बढ़ने लगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर गाढ़ा होगा तो मूवमेंट स्लो होगा, और मूवमेंट स्लो होगा तो हमारा जो ब्लड जहां कोने कोने तक जाता है ऑक्सीजन नहीं जाएगा। अब जैसे हम आंखों की बात करें तो आंखों में अगर आप ऐसे झांक के देखेंगे किसी की आंख में तो बहुत पतली पतली सी ऐसे ब्लड वेसल दिखाई देती है, एकदम पतली पतली ब्लड वेसल दिखाई देती हैं, और लाल लाल सी ऐसे आंखों के अंदर फीते फीते से चलते दिखाई देते हैं, पतले एकदम मतलब हेयर स्ट्रैंड्स के जैसे पतले होते हैं। तो वो क्या है? वो ब्लड वेसल है। और अगर ब्लड गाढ़ा हो गया तो क्या है, यहाँ पे जाएगा इन आंखों के पास में, और नहीं जाएगा तो यहाँ के सेल्स मरने लगेंगी, और मरने लगेंगी तो आंखें खराब होने लगेंगी। तो ब्लड का गाढ़ा होना अपने आप उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है। तो अगर डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। एक ये प्रॉब्लम। अभी हम ब्लड प्रेशर की तरफ भी चलेंगे। इन जनरल हम समझ रहे हैं कि हमें ब्लड शुगर जो है नॉर्मल क्यों चाहिए।
क्योंकि अगर ब्लड शुगर ज़्यादा हुआ तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है उसको हैम्पर करता है, उसको स्लो डाउन करता है और उसकी रीच को रिड्यूस कर देता है। जहां कोने कोने तक ब्लड जा सकता था अब नहीं जा पा रहे क्योंकि गाढ़ा हो गया और पतली पतली नलियों में नहीं जा रहे। अब हम ये दूसरा सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो जो ज़्यादा समझने का जो सिस्टम है वो है ऑस्मोसिस। इस पे कुछ वीडियोस भी मैंने YouTube पे बनाई हुई हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर से रिलेटेड देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है ऑस्मोसिस के बारे में। इन जनरल इसको समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस क्या है कि अगर मान लीजिए आप दो कंपोनेंट ले लें, एक दोनों तरफ पानी डाला और एक तरफ आप शुगर या नमक ज़्यादा डाल दें और दूसरी तरफ कम डाल दें, तो पानी जो है उस तरफ जाता है जहां पे पानी कम होता है। जैसे इधर आपने एक तरफ आपने नमक डाला और दूसरी तरफ आपने नमक नहीं डाला या नमक ज़्यादा डाला, इधर 1 ग्राम डाला इधर 10 ग्राम डाला, तो पानी यहाँ से इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो नीचे आप देखिए, नीचे इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, ये प्योर वाटर है, मतलब इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है और ये सॉल्यूशन में आपने नमक वगैरह इसमें मिला दिया तो पानी प्योर वाटर इसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यही सब डायबिटीज़ में देखिए। अब हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में हमने देखा कि शुगर ज़्यादा हो गया, तो शुगर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, वो आसपास का जो पानी है सारा अंदर खींच लेगा और जब पानी अंदर खींचेगा तो ब्लड जो है डाइल्यूट होने लगेगा, क्योंकि उसको अपना जो शुगर है उसको डाइल्यूट करना है। तो शुगर को डाइल्यूट करने के लिए हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो आसपास से पानी को चारों तरफ से खींचना शुरू कर देंगे और जब आसपास के टिश्यूज से पानी आने लगता है तो वो धीरे धीरे स्किन से भी पानी खींचने लगता है। तो इस कारण जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी जो स्किन है वो हमेशा ड्राई, रफ और खुजली होती रहती है, क्योंकि पानी जो सारा का सारा पानी है वो सारा का सारा पानी तो हमारा ब्लड खींच लेता है उस शुगर को पतला, उसको डाइल्यूट करने के लिए ब्लड को, समझ गए। तो ये जब ब्लड में ज़्यादा पानी घुस जाएगा, क्योंकि शुगर ज़्यादा है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मान लीजिए पहले 5 लीटर ब्लड था और अब शुगर ज़्यादा हो गया तो 5 लीटर ब्लड को डाइल्यूट करके 6 लीटर या 7 लीटर करना पड़ेगा ताकि शुगर को हम मैनेज कर पाएँ। तो उस प्रोसेस में अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जो हमारा हार्ट है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है और जब ज़्यादा काम करना पड़ता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अभी हमने बात की थी ना कि हम 3 चीज़ें देख रहे हैं, 3 वो चीज़ें जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसका पॉइंट नंबर 1 जो है हाइपरवोल्मिया, मतलब कि ब्लड में का जो कॉन्सेंट्रेशन है या कहे ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो हाई ब्लड शुगर से होती है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम का मतलब पहले 5 लीटर ब्लड था बॉडी में, अब 6, 7 या 8 लीटर ब्लड हो गया। तो एक कारण, 3 में से अभी हमने एक कारण देखा, एक कारण जिससे ये ब्लड जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है, ठीक है, ये एक कारण हमने देखा। तो अब इसका दूसरे कारण की तरफ हम चलते हैं। दूसरा कारण हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है और ये डायबिटीज़ डेवलप होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से ब्लड शुगर बढ़ता है, डायबिटीज़ होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता है और जब नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होता है तो जो ब्लड वेसल है वो स्क्वीज हो जाती है। तो पहले इतनी चौड़ी ब्लड वेसल थी वो ऐसे स्क्वीज हो जाती है। इस वर्ड को कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दूसरा कारण क्या हुआ? वैसो कंस्ट्रिक्शन से, जो हमने ये पहले वाली स्लाइड में देखा, ये आप इसमें देखेंगे वैसो कंस्ट्रक्शन हाइपरटेंशन। तो वैसो कंस्ट्रक्शन होने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम एक्सपेंडेड हाइपरटेंशन, मतलब कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो उसके कारण हाइपरटेंशन हो गया। तो ये 2 कारण, अभी हमें 3 देखने थे ना, तो 2 कारण हमने देख लिए जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो तो एक तो वैसो कंस्ट्रक्शन
और दूसरा हो गया वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब कि ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम हमने देखा ब्लड शुगर बढ़ने के कारण होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है, ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसका प्रोडक्शन जो है कम होने लगता है और उसके कारण ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो ब्लड फ्लो आप ये देख रहे हैं कि जैसे ब्लड फ्लो ये पूरा चल रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, तो ये प्रेशर कैसे बढ़ रहा है? मान लीजिए आपके घर में फ्लेक्सिबल पाइप है और आप उसको दूर तक पिचकारी लगाना चाहते हैं, जब गाड़ी साफ करते हो पिचकारी लगा के साफ करते हैं उसको की, तो आप क्या करते हैं, आगे से पाइप को प्रेशर से ऐसे स्क्वीज करते हैं, तो उसका जो ओपनिंग है उसको आप नैरो कर देते हैं। तो जो ओपनिंग नैरो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो धार है पानी की वो तेज हो जाती है, तो प्रेशर बढ़ गया। तो सिमिलरली जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा ऐसे ये यहाँ पे, तो उसकी धार जो है तेज हो जाएगी और ब्लड जो है उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो जो दवाइयाँ दी जाती है तो वो क्या करती हैं, वैसो डायलेशन कर देती हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, एम्लोडिपिन वगैरह इस टाइप की जो ड्रग आती हैं, तो क्या काम करती है, वैसो डायलेशन कर देती हैं। वैसो डायलेशन कर देती हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो दिस इज हाउ ड्रग वर्क्स। हर एक ड्रग का एक अपना तरीका है काम करने का। तो ऐसे ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इस टाइप की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। ठीक है। अब जो तीसरा रीज़न है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, वो तीसरा रीज़न है वो है इन्फ्लामेशन। तीसरा जो रीज़न है वो मेनली वो है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन पे हम कई बार बातचीत कर चुके हैं इस बारे में। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में इस सिंपल तरीके से क्या समझे कि मान लीजिए आप किसी गार्डन में घूम रहे हैं और गार्डन में घूमते घूमते एक मधुमक्खी आई, हनी बी ने ऐसे स्टिंग कर लिया। हनी बी जब स्टिंग करता है तो यहाँ पे बहुत जलन होती है, सूजन आ जाती है और 2-3 दिन में ये धीरे धीरे सूजन खत्म होती है। तो ये जो हनी बी ने स्टिंग किया, ये जलन हुई, ये दिस इज इन्फ्लामेशन। और ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन है, ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन क्यों हुआ कि जब हनी बी ने यहाँ पे स्टिंग किया, तो जब वो स्टिंग करती है, जो उसका जो स्टिंग है उसमें केमिकल होता है और वो केमिकल जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी को ये लगता है फॉरेन से पॉइजन सामान आ गया, पॉइजनस सब्सटेंस केमिकल आ गया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। उस पॉइजनस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे इम्यून का रिएक्शन होता है और इम्यून का रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे दर्द हो जाता है, यहाँ पे रेडनेस होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक्यूट है, एक्यूट शॉर्ट टर्म हुआ, मतलब कि 2, 4, 5 दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये जो इन्फ्लामेशन है ये सालों साल चलती है और जब सालों साल चलती है तो ये बॉडी को डैमेज करती है। तो जब इन्फ्लामेशन होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो हमने देखा वैसो कंस्ट्रक्शन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और तीसरा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इन्फ्लामेशन के क्या क्या कंपोनेंट है? अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो इन्फ्लामेशन होगा, ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। अब हम देखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ क्या नॉर्मल है। तो नॉर्मल वैल्यूज जो ब्लड प्रेशर की, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80, तो नॉर्मल है। नीचे वाला 80 है लेकिन ऊपर वाला एक 129, 121 से 129, 130 तक जो ये जा रहा है, तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये होगी हाइपरटेंशन। 130 से ऊपर अगर ऊपर वाला जा रहा है और नीचे वाला 80 से बढ़ के 80 और 90 के बीच में है तो इसको स्टेज 1 कहेंगे, और 90 से ऊपर जा रहा है नीचे वाला तो उसको स्टेज 2 कहेंगे, और 140 से ऊपर जा रहा है तो स्टेज 2। तो यहाँ ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। और अगर इससे ऊपर भी जाने लगे कि हायर देन 120 और या 180 से ऊपर जाने लगे ये, तो ये फिगर जो है एकदम अर्जेंसी वाला मामला है, मतलब एकदम मेडिकल इमरजेंसी वाला मामला है। इमीडिएटली हमें जाके हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, ताकि इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सके। जनरली ज़्यादातर लोग ये स्टेज 1, स्टेज 2 इस कैटेगरी में रहते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर की कैटेगरी देखेंगे तो जनरली यहाँ पे रहते हैं। और अगर आप अपना डाइट को कंट्रोल करेंगे तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हार्ट डिसीज़ क्यों होता है डायबिटीज़ में? उसके 3 मेजर कारण होते हैं। पहला
कि वॉल्यूम एक्सपेंशन, ज़्यादा ब्लड में शुगर होने के कारण वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा और वॉल्यूम एक्सपेंड होने के कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, ब्लड शुगर बढ़ने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होता है, उससे वैसो कंस्ट्रक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा, हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो उससे भी हार्ट डिसीज़ हो सकती है। ये 3 कंपोनेंट है। इसके लिए हमें डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है, 25 से नीचे ग्लाइसेमिक लोड कम रखेंगे, और कुछ हम डाइटरी सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं जो इन्फ्लेमेशन को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है रिवर्सॉल टैबलेट। इसमें ऐसे कंपोनेंट हैं जो ये कहे जाते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प करते हैं, और एंटी फ्लेम में ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये दोनों टैबलेट एक रात को ले लेने से इनसे हार्ट डिसीज़ को प्रोटेक्ट करने में, डायबिटीज़ को मैनेज करने में मदद मिलती है। और जब हम बात कर रहे थे कि हमें ब्लड शुगर को मैनेज करना है, अपना HbA1c 5.5 लेके आना है, तो ये डायबेक्सी के आप प्रोडक्ट जानते हैं, डायबेक्सी आटा, ये 3 टाइप के आटे हैं। तो जैसे ब्लू पैकेट नॉर्मल डायबेक्सी आटा, जो ये लाइट है, ये नट्स फ्री है। जिन लोगों को नट से एलर्जी है वो डायबेक्सी आटा लाइट यूज़ कर सकते हैं। जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट चाहते हैं, तो ये रेड कलर का जो इस टाइप का दिख रहा है, ये वाला ग्लूटेन फ्री है, तो डायबेक्सी आटा ग्लूटेन फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्लाइसेमिक लोड का वेरिएशन है, जो ब्लू वाला पैकेट है उसका 7 है और इसका 10 है, रेड वाले का, लाइट का 12 है। तो ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा सा वेरी करता है। कुकीज़ है जो आप स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक लोड वाला चार्ट है, ये बहुत ही प्राइमरी टूल है, नंबर 1 टूल। अगर डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में ग्लाइसेमिक लोड चार्ट होना चाहिए। अगर ग्लाइसेमिक लोड चार्ट नहीं है तो इसका मतलब कि आप पता कैसे चलेगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट है। ये डायबेक्सी शुगर आप इधर देखेंगे तो डायबेक्सी शुगर, अगर चाय वगैरह मीठा करना है या और कोई भी चीज़ को आप मीठा करना चाहते हैं तो ये कंपोनेंट हम यूज कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी डायबिटीज रिवर्स या मैनेज करना चाहते हैं तो diabexy.com पर जाकर हमारे डायबिटीज कोच के साथ फ्री कंसल्टेशन बुक करें या हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करें।